कम बैक टू सीजी शिक्षा मेडिन शास्त्र। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स का लास्ट चैप्टर के बेस पे तरंग के माध्यम से प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने अनुप्रस्थ तरंग दैर्ध्य के बारे में जाने थे। अब इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानेंगे, हम लोग तरंग गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं को जानेंगे। ठीक है, तो चलिए तरंग गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं को जानते हैं भाई कि हमारे पास ये क्या क्या कंटेंट रहेगा। ठीक है, तो तरंग गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं, तरंग गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई। ठीक है, कि तरंग गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं, सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू वेव मोशन, सम डेफिनेशन रिलेटेड टू वेव मोशन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, तरंग गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो तरंग गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई कि तरंग गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं क्या क्या कंटेंट होती है और किसके किसके बेसिस पे होती है। ठीक है, तो तरंग गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होगी कि किसके बेसिस पे होगा। ये सारे कंटेंट को भी हम लोग यहाँ से देखेंगे भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या करते हैं, सॉल्व आउट करते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर लेते हैं, सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि तरंग गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेंगे। सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू वेव मोशन, तरंग गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं, सम डेफिनेशन रिलेटेड टू वेव मोशन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तरंग गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं, तो पहला देखेंगे तरंग गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं, सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू वेव मोशन के माध्यम से, सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू वेव मोशन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई। ठीक है, कि सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू वेव मोशन के माध्यम से क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके बेसिस में आएगा। ठीक है, तो तरंग गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं हमारे पास है। सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू वेव मोशन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है, जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है, जब कोई तरंग किसी माध्यम में क्या होती है, संचरित होती है। क्लियर, तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में क्या होती है, संचरित होती है, तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। ठीक है, तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं तथा कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं तथा कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। क्लियर, तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं तथा कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं तथा कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। ठीक है, तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं तथा कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। तरंग का क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। तो ये आयाम के माध्यम से हमारे पास ये कंटेंट आ जाएगा भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं तथा कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को फर्स्ट कंटेंट के हिसाब से आयाम के बेस पे आएगा। ठीक है, तो आयाम के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि आयाम किसके
एक रोडिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो आयाम के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो फर्स्ट दिया गया है कि जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है, जब कोई तरंग किसी माध्यम में क्या होती है संचरित होती है, तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं तथा कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं तथा कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। तरंग का क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। ठीक है, तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं तथा कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। ठीक है, तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। तरंग का क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। क्लियर? तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके एक रोडिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि हमारे पास ये दोनों कंटेंट के बेसिस पे रहेगा। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि हमारे पास ये किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। लेकिन तरंग गति संबंधित कुछ परिभाषाएं देखते हैं जिसके अंतराल में हमारे पास आता है कि जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। ठीक है, कि जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है, जब कोई तरंग किसी माध्यम में क्या होती है? संचरित होती है भाई। ठीक है, कि जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण, तो किसके कण? माध्यम के कण। ठीक है, तो माध्यम के कण के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं, तो कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं तथा कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का
आयाम कहते हैं। ठीक है, तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। तो कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई कि तरंग गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित के बेस पे दिया गया है। तो पहला आयाम के बेसिस पे दिया गया है। पहला किसके बेस पे दिया गया है? आयाम के बेस पे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इस आयाम के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये आयाम के बेस पे क्या क्या कंटेंट होता है। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। तरंग का आयाम कहते हैं। ठीक है, तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। तो कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। ठीक है, तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। तो कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग का आयाम कहते हैं। तरंग का क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं तथा कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। ठीक है, तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं तथा कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग का आयाम कहते हैं। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि जब कोई तरंग यहाँ से देखिए, जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं और कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। ठीक है, तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य और अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। तरंग का क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। क्लियर? तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके बेस पे रहेगा।
और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं तथा कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। ठीक है, तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है, जब कोई तरंग किसी माध्यम में क्या होती है, संचरित होती है भाई। ठीक है, तो इसको माध्यम में हम लोग क्या कर लेते हैं, संचरित कर लेते हैं। तो इस कंटेंट के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं तथा कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित, जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं तथा कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। तो तरंग गति से कुछ संबंधित परिभाषाएं फर्स्ट हम लोग आयाम के बेसिस पे देखते हैं भाई। हम लोग फर्स्ट किसके बेसिस पे देखते हैं, आयाम के बेसिस पे देखते हैं कि आयाम किसके अकॉर्डिंग होता है और किसके बेसिस में होता है। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं तथा कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। क्लियर। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं तथा कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। ठीक है, तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं तथा कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं तथा कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं तथा कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं तथा कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं तथा कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं तथा कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम भी कहते हैं। क्लियर। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं तथा कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं तथा कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं तथा कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम भी कहते हैं। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं तथा कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग पूछा जाएगा भाई कि आयाम किसके बेसिस पे होता है और आयाम क्या है बोल के, तो आप लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को
आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं तथा कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। क्लियर। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं और कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं और कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। ठीक है। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं तथा कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। क्लियर। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं तथा कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। क्लियर। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं तथा कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं तथा कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं तथा कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं तथा कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। तो जब भी आप लोग पूछा जाएगा कि आयाम के बेसिस में क्या होता है, ये आयाम किसके अकॉर्डिंग होता है, ये दोनों किसके किसके बेसिस पे होते हैं, तो ये सारे कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं तथा कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं तथा कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं तथा कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं तथा कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं तथा कण को अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं तथा कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं तथा कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं तथा कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं और कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। ठीक है। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं तथा कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं तथा कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन
करने लगते हैं तथा कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। ठीक है, तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं और कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं और कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं और कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। ठीक है, तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं तथा कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। ये आप लोगों के तरंग के आयाम के बेसिस पे हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगती है तथा कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के आयाम के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप लोग पास आएगा कि ये आयाम किसके किसके बेसिस पे होता है और किस किस क्वेश्चन के कोडिंग में भी होता है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक कोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक कोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक कोडिंग में भी रहेगा। क्लियर। तो जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि तरंग गति के माध्यम से कि हमारे पास ये क्या क्या कंटेंट आता है, तो तरंग गति के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि तरंग गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं में कि फर्स्ट आयाम के बेसिस पे क्या क्या होता है। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं तथा कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। आयाम, जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं तथा कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं तो कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगती हैं। कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट आयाम के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि आयाम के बेस पे आपके पास क्या क्या कंटेंट रहेगा। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं तथा कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं तथा कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं और कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं तथा कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं तथा कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं तथा कण के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को तरंग का
आयाम कहते हैं। तो इसको हम लोग तरंग के आयाम के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, जान सकते हैं। अब दूसरा जानते हैं भाई आवर्तकाल, टाइम पीरियड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस पे आवर्तकाल को हमेशा पूछता है, ठीक है, कि आवर्तकाल क्या होती है भाई बोल के। आवर्तकाल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। क्लियर? तो चलिए आवर्तकाल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि आवर्तकाल के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट होता है और किसके बेसिस पे भी होता है, ठीक है। तो चलिए आवर्तकाल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। आवर्तकाल के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है, किसके बेस पे आता है, ठीक है। तो टाइम पीरियड के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। हमारे पास कंटेंट है आवर्तकाल। आवर्तकाल, आवर्तकाल क्या होती है भाई, इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। क्लियर? कि हमारे पास आवर्तकाल किसके बेस पे आता है और किसके अकॉर्डिंग में भी आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई, ठीक है। कि आवर्तकाल किसके बेस पे होता है और किसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी होता है, ठीक है। तो चलिए आवर्तकाल के बारे में हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई कि आवर्तकाल किसके बेस पे होता है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी होता है, ठीक है। तो आवर्तकाल के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई। यहाँ से जब कोई प्रगामी तरंग, जब कोई प्रगामी तरंग, ठीक है, यहाँ पर बात को फोकस कीजिए। जब कोई प्रगामी तरंग, यहाँ से देखिए, जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है, किसी माध्यम में क्या होती है, संचरित होती है, तो माध्यम के कण, तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर, अपने साम्य स्थिति के बीच और साम्य स्थिति के दोनों ओर क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं, ठीक है। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं, ठीक है। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। तो कंपन करता कोई भी कण जितने समय में एक कंपन पूर्ण करता है, कंपन करता कोई भी कण जितने समय में एक कंपन क्या करता है, पूर्ण करता है भाई, ठीक है। तो उसी चीज़ को बोला जा रहा है कि जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं, ठीक है। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं भाई, ठीक है। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। साम्य स्थिति के दोनों ओर क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है, जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं, ठीक है।
तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। साम्य स्थिति के दोनों ओर क्या करने लगते हैं भाई? कंपन करने लगते हैं। तो कंपन करता कोई भी कण, गौर कीजिए, कंपन करता कोई भी कण, कंपन करता कोई भी कण जितने समय में एक कंपन पूर्ण करता है, एक कंपन पूर्ण करता है, उस समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। उस समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। उस समय को तरंग का क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में, जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। तो कंपन करता कोई भी कण जितने समय में एक कंपन पूर्ण करता है, उस समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। उस समय को तरंग का क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग भाई, ठीक है, कोई भी प्रगामी तरंग होती है, इसको तो हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर के माध्यम से देख चुके हैं कि जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। साम्य स्थिति के दोनों ओर क्या करने लगते हैं? कंपन करने लगते हैं। तथा कंपन करता कोई भी कण जितने समय में एक कंपन पूर्ण करता है, उस समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। उस समय को तरंग का क्या कहते हैं भाई? आवर्तकाल कहते हैं। उस समय को तरंग का क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। तथा कंपन करता कोई भी कण जितने समय में एक कंपन पूर्ण करता है, उस समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। कंपन करता कोई भी कण जितने समय में एक कंपन पूर्ण करता है, उस समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। कंपन करता कोई भी कण जितने समय में एक कंपन पूर्ण करता है, उस समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। कंपन करता कोई भी कण जितने समय में एक कंपन पूर्ण करता है, उस समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। कंपन करता कोई भी कण जितने समय में एक कंपन पूर्ण करता है, उस समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। तो आवर्तकाल के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ठीक है, कि टाइम पीरियड क्या होती है, और इस टाइम पीरियड के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ठीक है। तो टाइम पीरियड के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि टाइम पीरियड के बेसिस पे क्या होता है। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। कंपन करता कोई भी कण जितने समय में कंपन करता कोई भी कण जितने समय में एक कंपन पूर्ण करता है, उस समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से व्यक्त करते हैं। टी समय में ही माध्यम में तरंग का श्रृंग अथवा गर्त, ये आप लोगों का गर्त है ना, गर्त, इसे टी से व्यक्त किया जाता है। इसे टी से व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसे टी से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। कंपन करता कोई भी कण
जितने समय में कंपन करता कोई भी कण जितने समय में एक कंपन पूर्ण करता है उस समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। उस समय को तरंग का क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। कंपन करता कोई भी कण जितने समय में एक कंपन पूर्ण करता है उस समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से व्यक्त करते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। कंपन करता कोई भी कण जितने समय में एक कंपन पूर्ण करता है उस समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से व्यक्त करते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। कंपन करता कोई भी कण जितने समय में एक कंपन पूर्ण करता है उस समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से व्यक्त करते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। कंपन करता कोई भी कण जितने समय में एक कंपन पूर्ण करता है उस समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। कंपन करता कोई भी कण जितने समय में एक कंपन पूर्ण करता है उस समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। कंपन करता कोई भी कण जितने समय में एक कंपन पूर्ण करता है उस समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। कंपन करता कोई भी कण जितने समय में एक कंपन पूर्ण करता है उस समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है भाई। ठीक है, इससे टी से क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगती है। कंपन करता कोई भी कण जितने समय में एक कंपन पूर्ण करता है उस समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से व्यक्त करते हैं भाई। इसे टी से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। टी समय में ही माध्यम में तरंग का श्रृंग अथवा गर्त एक पूर्ण तरंग की लंबाई के बराबर दूरी तय कर लेता है। ठीक है, तो टी समय में ही माध्यम में तरंग का श्रृंग अथवा गर्त एक पूर्ण तरंग की लंबाई के बराबर दूरी तय कर लेता है। अर्थात जितने समय में किसी प्रगामी तरंग का श्रृंग या गर्त ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है, जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में क्या होती है? संचरित होती है, तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। कंपन करता कोई भी कण जितने समय में एक कंपन पूर्ण करता है उस समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। कंपन करता कोई भी कण जितने समय में एक कंपन पूर्ण करता है उस समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से व्यक्त करते हैं। इसे टी से क्या करते हैं भाई? व्यक्त करते हैं। टी समय में ही माध्यम में तरंग का श्रृंग अथवा गर्त एक पूर्ण तरंग की लंबाई के बराबर दूरी तय कर लेता है। क्या कर लेता है? दूरी तय कर लेता है। अर्थात जितने समय में किसी प्रगामी तरंग का श्रृंग या गर्त
उसके तरंग दैर्ध्य के बराबर दूरी तय करता है, उसके तरंग दैर्ध्य के बराबर दूरी तय करता है, उसे प्रगामी तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। उसे प्रगामी तरंग का क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि आवर्तकाल को किससे दर्शाया जाता है। आवर्तकाल को टी से व्यक्त किया जाता है। आवर्तकाल को कैपिटल टी के माध्यम से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। ठीक है, जहाँ पर आवर्तकाल आता है, जैसे आवृत्ति के बारे में पढ़ते हैं ना कि आवृत्ति आवर्तकाल का उल्टा होता है, 1/t के बेस पे होता है ये। ठीक है, मतलब 1 आवर्तकाल के बेसिस पे होता है। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। तो कंपन करता कोई भी कण जितने समय में एक कंपन पूर्ण करता है उस समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से व्यक्त करते हैं। टी समय में ही माध्यम में तरंग का श्रृंग अथवा गर्त एक पूर्ण तरंग की लंबाई के बराबर दूरी तय कर लेता है। अर्थात जितने समय में किसी प्रगामी तरंग का श्रृंग या गर्त उसके तरंग दैर्ध्य के बराबर दूरी तय करता है उसे प्रगामी तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रगामी तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। कंपन करता कोई भी कण जितने समय में एक कंपन पूर्ण करता है उस समय का तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है, टी से दर्शाया जाता है, ऐसा भी बोल सकते हो भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। कंपन करता कोई भी कण जितने समय में एक कंपन पूर्ण करता है उस समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से व्यक्त करते हैं। टी समय में ही माध्यम में तरंग का श्रृंग अथवा गर्ता एक पूर्ण तरंग की लंबाई के बराबर दूरी तय कर लेता है। अर्थात जितने समय में किसी प्रगामी तरंग का श्रृंग या गर्त उसके तरंग दैर्ध्य के बराबर दूरी तय करता है उसे प्रगामी तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। कंपन करता कोई भी कण जितने समय में एक कंपन पूर्ण करता है उस समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से व्यक्त करते हैं। टी समय में ही माध्यम में तरंग का श्रृंग अथवा गर्त एक पूर्ण तरंग की लंबाई के बराबर दूरी तय कर लेता है। अर्थात जितने समय में किसी प्रगामी तरंग का श्रृंग या गर्त उसके तरंग दैर्ध्य के बराबर दूरी तय करता है उसे प्रगामी तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगती है। कंपन करता कोई भी कण जितने समय में एक कंपन पूर्ण करता है उस समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से व्यक्त किया जाता है। टी समय में ही माध्यम में तरंग का श्रृंग अथवा गर्त एक पूर्ण तरंग की लंबाई के बराबर दूरी तय कर लेता है। अर्थात जितने समय में किसी प्रगामी तरंग का श्रृंग या गर्त उसके तरंग दैर्ध्य के बराबर दूरी तय करता है उसे प्रगामी तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। कंपन करता कोई भी कण जितने समय में एक कंपन पूर्ण करता है उस समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से व्यक्त करते हैं। टी समय में ही माध्यम में तरंग का श्रृंग अथवा गर्त एक पूर्ण तरंग की लंबाई के बराबर दूरी तय कर लेता है। अर्थात जितने समय में किसी प्रगामी तरंग का श्रृंग या गर्त उसके तरंग दैर्ध्य के बराबर दूरी तय करता है उसे प्रगामी तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। उसे प्रगामी तरंग का क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं भाई। ठीक है, तो उसे प्रगामी तरंग का क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रगामी तरंग का आवर्तकाल के बेसिस पे भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के आवर्तकाल के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर करेंगे। इस क्लास को हम लोग यहीं और करते हैं। इसका आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट कंटेंट के माध्यम से देखते हैं।